नमस्कार। संडे स्पेशल में कुछ स्पेशल बात। हालांकि घटनाक्रम अभी ताज़ा है, लेकिन इसके तार बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं, बल्कि कहूँ तो मैं आज़ादी से पूर्व के जुड़े हुए हैं। घटनाक्रम के बारे में थोड़ा सा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो बताऊंगा, और फिर बताऊंगा कि ये कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा स्कैम है। अहमदाबाद में अभी हाल ही में कांग्रेस का शिखर सम्मेलन हुआ। CWC की जो टॉप बॉडी है, जो इनकी, उसकी बैठक हुई। 2 दिन तक बैठक हुई, सारे कांग्रेसी उसमें जुटे गुजरात में। और उसी के 2-3 दिन के बाद एक बड़ी खबर आ गई कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार जो रहा है उसके मामले में बड़ा एक्शन किया, और PMLA के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी हुई करोड़ों रुपए की संपत्तियों को सीज करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। 11 अप्रैल को इसमें नोटिस जारी किया गया। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ 3 जगह पर इनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पर नोटिस जारी किया गया। और नेशनल हेराल्ड की जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, बड़े बड़े फ्लोर्स हैं, इन पर जो दफ्तर चल रहे थे, इन्होंने किराए पर दे रखे थे, जो दफ्तर चल रहे थे उनको ये कहा गया है कि अब आगे से आप किराया ईडी के पास जमा करेंगे, कांग्रेस के खाते में नहीं जाएगा या नेशनल हेराल्ड के खाते में नहीं जाएगा। और कांग्रेस का खर्चा पानी अब कैसे चलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है खड़ा। देखिए, इस पर जो प्रतिक्रियाएं अभी आई हैं, मुझे सबसे दिलचस्प लगी कपिल सिब्बल साहब की। कपिल सिब्बल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने ग्रुप 23 बनाया था गांधी परिवार के खिलाफ, और उसी की वजह से राहुल गांधी उनसे नाराज हो गए थे। राहुल गांधी ने उन्हें गद्दार और पता नहीं क्या क्या कह दिया था पार्टी की मीटिंग में, और इससे नाराज होकर कपिल सिब्बल साहब लगभग पार्टी से बाहर चले गए। उसके बाद उन्होंने राज्यसभा जब सदस्यता जाने की कोशिश की तो कांग्रेस की तरफ से उन्हें कोई ऑफर नहीं आया, और उन्होंने राम गोपाल यादव से मिलकर समाजवादी पार्टी से कुछ समर्थन जुटाया और दाएं बाएं से कुछ सदस्यों को मैनेज करके एक निर्दलीय सांसद के रूप में वो राज्यसभा में जाने में सफल रहे। कपिल सिब्बल साहब की प्रतिक्रिया आई है कि कांग्रेस को बर्बाद कर देना चाहते हैं मोदी और अमित शाह। जो केंद्र सरकार है वो चाहती नहीं इस देश में कि विपक्ष हो, एक छत्र राज चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ इस देश में नहीं रह गया है, दूसरों को काम नहीं करने देना चाहते हैं, तानाशाही चला रखी है, कांग्रेस को विकलांग कर देना चाहते हैं, ईडी के माध्यम से एक अखबार की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। ये सब बयान इन्होंने देने शुरू कर दिए। यहां पर मैं आपको छोटा सा एक बैकग्राउंड बताता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो अपनी बात को अखबारों में निकालने के लिए कि अपना एक अखबार होना चाहिए, तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 1938 में ये अखबार निकाला। फिर उसके बाद भारत आज़ाद हो गया, नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, तो नेशनल हेराल्ड के लिए पूरे देश में संपत्तियां खोल दी गई, जिसे कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी ने इसे अपना वक्फ बना लिया कि भाई जहां तुम उंगली रख दोगे ना वहीं पर आपको जमीन दे देंगे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर शानदार इमारत है, बहुत बड़ी इमारत है, उसमें पता नहीं कितने अखबारों के, छोटे मोटे साप्ताहिक अखबारों के, मैगजीन्स के दफ्तर हैं, हुआ करते थे। उसी के कुछ 4-5 फ्लोर हैं जिन पर नेशनल हेराल्ड का भी दफ्तर है। इस बिल्डिंग को भी सीज किया गया है ईडी के द्वारा। इसके अलावा लखनऊ में इनकी प्रॉपर्टी है, मुंबई में है। मुंबई में तो कुछ कॉरपोरेट कंपनियों को दिया गया है किराए पर। वहां पर तो नोटिस लगाया है ईडी ने कि जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं, कोई जिंदल वाले हैं, कोई उनकी कोई कंपनी है, उनका दफ्तर है, उनसे कहा गया है कि अब किराया आप इन नेशनल हेराल्ड वालों को मत देना, सीधे ईडी के खाते में डालना। तो ये जो अखबार शुरू कराया नेहरू जी ने, ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन बहुत सारे अखबार आ गए। जब लोगों को पता लग गया है तो कांग्रेस का मुख्य पत्र है, तो लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, अखबार घाटे में चला गया। 80-90 के दशक में इसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई कि यार फिर से चलाओ, एक अपना अखबार है। सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष थी, पार्टी ने इसको 90 करोड़ रुपए का लोन दिया कि इससे अखबार चल जाए, लेकिन अखबार चला नहीं। फिर हुआ यह कि अखबार घाटे में चली गई, और अखबार ने उसको अपना जो शेयर था वो यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी को बेच दिया, जिसके मालिक कौन थे? राहुल और सोनिया गांधी। केवल इसी काम के लिए कंपनी बनाई गई थी। इस कंपनी के पास अब नेशनल हेराल्ड की जो पेरेंट कंपनी है, उस पेरेंट कंपनी को कहते हैं AJL,
एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, इसके 76% शेयर है। तो यानी कि जो प्रॉपर्टीज इसकी सारे देश में फैली हुई है, पटना में भी है, पंचकुला में, चंडीगढ़ में भी है, सब जगह जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी गांधी परिवार की हो गई। और हाईकोर्ट का इस मामले में एक ऑब्जर्वेशन आया था कि नेशनल हेराल्ड के पास दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, पंचकुला में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो कि कभी सरकारी हुआ करती थी और आज ये सब गांधी परिवार की हो गई है। तो इस तरीके से यंग इंडिया लिमिटेड ने इस अखबार को केवल 50 लाख रुपए में खरीद लिया था, जिसके पास 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज है। इस मामले को लेकर पूर्व सांसद, बीजेपी के सांसद रहे हैं, वैसे तो जनता पार्टी के भी सांसद रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, आप जानते हैं कि कितने बड़े तिकड़मबाज हैं और सोनिया गांधी के बहुत बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया था, ये कहा जाता है। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आजकल मुझे ट्विटर पर, एक्स पर ब्लॉक कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ऑब्जर्वेशन मैंने इसमें देखा है, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि ईडी ने सही काम शुरू किया है। अगर ईडी और हम लोग, यानी कि जो उनका अपना संगठन है, एक उन्होंने VHS करके एक संगठन बनाया हुआ है और विश्व हिंदू संगठन करके कुछ इस तरह का नाम है, उसकी वेबसाइट भी है, सुब्रमण्यम स्वामी ने, उन्होंने कहा कि अगर मैं और ईडी हाथ मिला लें तो 2014 में इस मामले में जो जमानत सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अग्रिम जमानत मिली हुई थी उसको हम खारिज करा सकते हैं और इनको जेल भी भेजा जा सकता है। दरअसल इस मामले में 2021 में ईडी ने जांच की शुरुआत की थी, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को लेकर गए थे कोर्ट में 2014 में। उन्होंने एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी कि ऐसे ऐसे जो है सोनिया, राहुल, मोतीलाल वोरा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे, इन सब लोगों ने, कांग्रेस नेताओं ने AJL की 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति यंग इंडिया नामक कंपनी को के माध्यम से 50 लाख रुपए में हड़प ली है और इसमें जांच होनी चाहिए PMLA के तहत। फिर 2021 में ईडी एक्शन में आई। उस समय सुब्रमण्यम स्वामी के मोदी और अमित शाह से संबंध बढ़िया थे, वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे, तो ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ मामला। अब जो ये ताजा घटनाक्रम हुआ है, इससे कांग्रेसी खेमे में चिंता तो बढ़ ही गई है। निश्चित रूप से कांग्रेस की फंडिंग पर बहुत बड़ा असर इसका आने वाला है। इसका मैक्सिमम पैसा कांग्रेस में खर्च किया जा रहा था। ये जो बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, चार्टर्ड प्लेन में सब लोग जाते हैं, इसका पैसा कहां से आता था? ऐसी प्रॉपर्टीज से ही आ रहा था। और इसमें, इस मामले में ईडी का यह भी दावा है कि जो हमने गहन जांच पड़ताल की है उसमें 988 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तो ऐसी है जो आपराधिक आय है और उसकी लॉन्ड्रिंग की गई है। इनमें दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, इन सब की अचल संपत्ति है जिसकी कीमत 661 करोड़ है और AJL के शेयर जिनकी कीमत 92.2 करोड़ है वो भी शामिल है। और इसे, इन सब को 20 नवंबर 2023 को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया गया था। इस मामले में ईडी का जो ये ताजा एक्शन है, इसने खलबली तो कांग्रेस में मचा दी है। अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, लीगल टीम पूरी उनके नेतृत्व में चलती है कांग्रेस की, वो भी एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ था यंग इंडिया को AJL से, इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं थी, सब नॉर्मल था। ये तो केवल कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है, हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, वो जाएंगे, फलाना जाएंगे। चलिए साहब, कुछ भी होता रहे, ये तो कानूनी पेछड़े हैं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी अगर ये कह रहे हैं कि अगर इसमें ईडी चाहे और मेरे साथ कोऑपरेट करे तो इनकी जमानत खारिज कराई जा सकती है और जमानत खारिज कराने के बाद इन दोनों को जेल भी हो सकती है, क्या मोदी ऐसा कर पाएंगे? ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको याद होगा कि 2014 में जब इन लोगों ने इस मामले में जमानत ली थी पटियाला हाउस कोर्ट से दिल्ली में, सारे देश के कांग्रेसी दिल्ली में जुटे थे और कांग्रेसियों ने दिल्ली में आकर पूरा शक्ति प्रदर्शन किया था। इनके साथ पैदल पैदल चले थे और पैदल पैदल चलने के बाद सारे के सारे कांग्रेसी कोर्ट पहुंचे थे। केस तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी चला था गुजरात दंगों में। उन्होंने कभी अपनी पार्टी का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया था, उन्होंने भी तमाम जांच एजेंसियों का सामना किया था, लेकिन कभी भी कांग्रेसियों की तरह भाजपाई सड़कों पर नहीं उतरे थे कि साहब मोदी जी को जांच के लिए बुलाया जा रहा है और जब सड़कों पर उतरे हैं। कांग्रेसी घबरा गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको जेल भेज दिया जाए, लेकिन हुआ ये कि उनको दोनों को जमानत मिल गई थी और तब से जमानत पर हैं। और ये मामला लगभग सबको लग रहा था कि ठंडे बस्ते में चला गया है।
लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सीन बदला है, बहुत सारी चीजें बदली हैं। मोदी सरकार का एटीट्यूड भी बदला है। उसे लग रहा है कि अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं, और अब ईडी पूरी ताकत के साथ इसमें काम कर रही है, तो निश्चित रूप से जमानत खारिज भी करवाई जा सकती है और इनको जेल भी भेजा जा सकता है। और यह मिथक भी टूट जाएगा कि साहब मोदी सरकार गांधी परिवार पर हाथ डालने से डरती है। आपने देखा होगा कि मैं तो सालों से अपने चैनल पर भी और कभी दूसरे चैनल पर कभी कभी चला जाता हूं, वहां पर भी ये बात कहता हूं कि राहुल गांधी के मन में ये बात घर कर गई है कि ये मोदी सरकार आपके ऊपर हाथ नहीं डाल सकती, और गांधी परिवार में से किसी को अरेस्ट करने की तो ये सरकार सोच ही नहीं सकती। सबको याद आ जाता है जब चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को अरेस्ट करवा दिया था, वो दौर याद आ जाता है, राजनारायण और वो सब चीज़ें याद आ जाती हैं कि इंदिरा गांधी को उससे फ़ायदा हो गया था। आज ऐसा नहीं होने वाला है। अगर बीजेपी ऐसी बात सोचती है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी की गिरफ्तारी से कांग्रेस को कोई फायदा हो जाएगा, तो वो गलत सोचते हैं। आज के देश में जनता चाहती है कि जिन लोगों ने सरकारों का, राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग किया है, उन्हें जेल के अंदर भेजा जाए। लालू प्रसाद यादव क्यों जमानत पर हैं? ऑपरेशन हो चुका है, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, उन्हें सरकार अंदर क्यों नहीं भेजती है? वो भी जमानत पर है। तो इतनी लंबी लंबी जमानतें इन लोगों को क्यों मिल जाती है? एक आम आदमी को तो मिलती नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कोई भी अगर बिल पास होकर आता है किसी भी गवर्नमेंट से, उसे जो है 3 महीने के अंदर वापस पास करके भेज देना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी को गाइड कर रही है कि आपको कैसे चलना है। लेकिन इन सब चीजों में कोई नहीं देख रहा है। दूसरी ओर राहुल गांधी का एक और भी मामला सुब्रमण्यम स्वामी लेकर आए थे, उनकी दोहरी नागरिकता का मामला, कि एक कंपनी है ब्रिटेन के जिसमें राहुल गांधी डायरेक्टर हैं, और वहां पर भी इन्होंने इंग्लैंड के जो सिटीजनशिप है उसमें दिखाई हुई है। उस पर भी आजकल एमएचए का कोई जवाब नहीं है आज तक। कई बार कोर्ट में जाकर सुब्रमण्यम स्वामी पूछ चुके हैं कि बताइए साहब क्या हुआ, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता कैसे हो गई? और भारत में आप जानते हैं कि कोई भी भारत का नागरिक दोहरी नागरिकता नहीं रख सकता। यहां हमारे देश में वो प्रावधान ही नहीं है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के, वरना यहां से किसी और देश की नागरिकता आपने ले ली है तो आपकी नागरिकता भारत की खत्म। इन सब मामलों में सरकार की अभी तक चुप्पी है। लेकिन मुझे लगता है कि ईडी ने जो ये ताजा मामला खोला है, और ये बड़ा ही मामला है, पहले से चल रहा था, अब इसमें बहुत सारे चीजें आएंगी और निश्चित रूप से कोर्ट कचहरी भी होगी, लंबी प्रोसीडिंग होगी। लेकिन अगर ईडी चाहे, और जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी दावा कर रहे हैं, तो ये बढ़िया मौका है कि दोनों को अंदर बंद कर दिया जाए। और कांग्रेस का जो ये वक्फ बोर्ड था ना, कांग्रेस का ये अपना वक्फ बोर्ड था एजेएल, कि साहब मुझे यहां भी प्रॉपर्टी दो, वहां भी प्रॉपर्टी दो, सारी सरकारी प्रॉपर्टी, पता नहीं कई हजार करोड़ रुपए की सरकारी प्रॉपर्टी इस अखबार के नाम है। तो इस पूरे मामले की तह तक अब ईडी जा चुकी है। अगर उसके पास प्रमाण है तो फिर गांधी परिवार का जो गिरेबान है वो ईडी के हाथों से ज्यादा दूर नहीं है। और मेरा मानना है कि ये केस अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो अन्य नेता जेल में गए थे उन सब से ज्यादा मजबूत केस है। देखते हैं सरकार इसे कहां तक लेकर जाती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।